स्टूडेंट, गान वर्षा प्राइवेट ITI के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम ऑनलाइन लेक्चर में सम चतुर्भुज के बारे में डिस्कस करेंगे। सम चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। तो देखते हैं रोम्बस क्या होता है, सम चतुर्भुज क्या आता है, सम चतुर्भुज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले यदि डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होता है, सम चतुर्भुज मतलब ऐसी आकृति जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ना हो। ठीक है, मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा तो बराबर हो लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ना हो। देखो क्या, जैसे ये एक सम चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर A, मतलब सभी भुजा की लंबाई कितनी होगी, समान होगी। तो जिसको मैंने क्या माना, A। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है अपोजिट, विपरीत विपरीत कोण आपस में बराबर होते। विपरीत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं इसका मतलब क्या है, जैसे B और D दोनों विपरीत है, A और C दोनों विपरीत है, तो एंगल B बराबर होगा एंगल D के, दूसरा एंगल A बराबर होगा एंगल C के। ठीक है, तो विपरीत कोण आपस में क्या होते, बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। समझो कौन कौन सा आसन्न कोण, जैसे एक ही रेखा पर ये दोनों कोण है, तो एंगल A प्लस एंगल B, फिर एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C, फिर एंगल C प्लस एंगल D, एंगल C प्लस एंगल D, फिर D प्लस A, एंगल D प्लस एंगल A, ये टोटल कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, आसन्न कोण जिसे बोलते हैं एडजस्टेंट एंगल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, एडजस्टेंट एंगल। तो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180। जैसे एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा, 180। एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, 180। एंगल C प्लस एंगल D कितना होगा, 180। सिमिलरली एंगल D प्लस एंगल A कितना होगा, 180। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के। आपको इसमें कितने विकर्ण दिख रहे, दो विकर्ण होते, तो दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। दो विकर्ण कौन कौन से, AC और BD। तो AC और BD आपस में बराबर नहीं होते, दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, परंतु नोट डाल के लिखना, परंतु वे एक दूसरे को सम द्विभाजित, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर भागों में विभक्त करते। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, बराबर भागों में विभक्त करना। मतलब जैसे ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को माना कि O पॉइंट पर काटते, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को माना कि O पॉइंट पर काटते, तो O से A की दूरी और O से C की दूरी बराबर होगी। ठीक है, O से B की दूरी और O से D की दूरी बराबर होगी। मतलब मैं कह सकता हूँ समद्विभाजित मतलब O क्या है, दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु। O क्या है, दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु। ठीक है, O क्या है, दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु। इतनी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। आगे देखिए, अगली प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते। दोनों विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंबवत होते। मतलब AC परपेंडिकुलर है किस पर, BD पर। AC परपेंडिकुलर है किस पर, BD पर। परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। दो परपेंडिकुलर मतलब लंबवत मतलब दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। मतलब आप कह सकते हो कि ये वाला एंगल भी 90 का होगा, ये वाला एंगल भी 90 का होगा, ये वाला एंगल भी 90 का होगा और ये वाला एंगल भी 90 का होगा। मतलब ये चारों एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। तो दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है कि विकर्ण शीर्ष
शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समझो क्या चीज़ है। जैसे ये एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी, ये ए डी एक क्या है, ए सी क्या है, एक विकर्ण है। तो ये विकर्ण कोण ए को बराबर दो भागों में बांटेगा। ये जो विकर्ण है कोण ए को बराबर दो भागों में बांटेगा, मतलब ये वाले कोण का मान और ये वाले कोण का मान आपस में क्या होगा, बराबर। ये दोनों कोण का मान आपस में क्या होगा, बराबर। इसलिए कहते हैं कि विकर्ण शीर्ष कोण, शीर्ष मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण भी हो सकता है, ये वाला कोण भी हो सकता है, ये वाला कोण भी हो सकता है। तो शीर्ष विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है या बराबर दो भागों में बांटता है। मतलब यदि इस कोण की वैल्यू 60 डिग्री हो, यदि एंगल ए की वैल्यू कितना हो, 60 डिग्री हो, तो ये वाला कितना होगा, 30 डिग्री, ये वाला कितना होगा, 30 डिग्री। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे देखो, यदि मैं इससे आपका परिमाप पूछूं कि परिमाप क्या होगा, तो परिमाप मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। और आपको पता है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है, मतलब ये यदि ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है। और परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग करोगे तो कितना आएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब दैट इज ए 4a, 4a। तो इसका परिमाप कितना आ गया, 4a। क्लियर हुआ? फिर अपन बात करते किसकी, क्षेत्रफल की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि समचतुर्भुज या फिर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। समझो कैसे, ये एक समचतुर्भुज है ए बी सी डी। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर है, सभी भुजा बराबर होती है। आपने क्या करा, यहाँ से एक लंब डाला, डी से एक लंब डाला, मतलब एक 90 डिग्री का कोण बना के एक लाइन खींची। ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई। तो यदि मैं इस फिगर में आपसे क्षेत्रफल पूछूं तो आप क्या बताओगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा, आधार। तो इसका आधार कितना है, ए, और ऊंचाई कितना है, एच। आधार कितना है, ए, और ऊंचाई कितना है, एच। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया कि क्षेत्रफल बराबर होता है आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो एक इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और एक तरीका क्या है क्षेत्रफल निकालने का, देखो, यदि दो भुजा और उसके बीच का कोण दे के रखे, यदि समचतुर्भुज की दो भुजा और उसके बीच का कोण दे के रखे, तो क्या फॉर्मूला होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है, ए स्क्वायर साइन थीटा। ए बी साइन थीटा होता है, तो ए और बी दोनों आपस में बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हो गया दूसरे तरीके से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है, यदि आपको दो विकर्ण और उसके बीच का कोण दे के रखे, जैसे ये दो विकर्ण है, दैट इज D1 और ये आपका D2, और उसके बीच का कोण दे के रखे, तो आपको पता है कि ये दोनों आप परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। दोनों विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। मतलब इनके बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। इनके बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। और आपको पता है कि चतुर्भुज में जब दो विकर्ण और उनके बीच का कोण दे के रखे, तब एरिया बराबर क्या होता है, तब एरिया और क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ D1 D2 साइन थीटा, हाफ D1 D2 साइन थीटा। अब थीटा बराबर कितना दे के रखा उसने, अब थीटा बराबर आपको दे के रखा उसने 90 डिग्री। तो एरिया बराबर क्या होगा, एरिया बराबर होगा हाफ D1 D2 साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से आपका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया बराबर आ जाएगा हाफ D1 D2, हाफ D1 D2। ठीक है, तो एक तरीका क्या हो गया, जब दो भुजा और उनके बीच का कोण दे के रखे तो इस तरीके से निकालोगे, जब दोनों विकर्ण दे के रखे तो आप उसका एरिया इस तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन।
एक नोट समझो क्या है, जैसे एक चतुर्भुज है ए बी, सम चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसमें ए सी और बी डी क्या है आपका विकर्ण, ए सी और बी डी क्या है विकर्ण। तो मैंने ए सी को माना D1 और बी डी को माना D2, ए सी को माना D1 और बी सी को माना D2। दोनों विकर्ण एक दूसरे को O पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते, दोनों विकर्ण एक दूसरे को O पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते। अब आपको पता है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते, समद्विभाजित करते मतलब दोनों को बराबर भागों में बांटते। यदि AC पूरा D है तो OA कितना होगा D1/2, OA कितना होगा D1/2। यदि BD बराबर D2 है तो OD कितना होगा, ये होगा D2/2, ये होगा आपका D2/2। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है क्योंकि कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते, समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में विभक्त करते, बराबर भागों में मतलब D, तो D का बराबर भाग क्या होगा, D का आधा, तो D/2 D/2, D1 का आधा कितना होगा D1/2 D1/2। ठीक है, और आपको पता है कि दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, दोनों विकर्ण परस्पर क्या होते हैं लंबवत, मतलब इन दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा दैट इज ए 90 डिग्री। और आपको ये भी पता है कि ये सभी भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है, ये सभी भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, देखो ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB में यदि मैं पाइथागोरस लगाऊं तो पाइथागोरस क्या होगा AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, बराबर AB का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी कर्ण होती है। अब OA की वैल्यू कितनी है D1/2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो D1²/4, OB की वैल्यू D2/2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो D2²/4, और AB की वैल्यू कितनी है A, तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर, इन दोनों में 4 कॉमन है तो D1² प्लस D2² बराबर हो जाएगा 4A²। ठीक है, ये एक कंक्लूजन निकल के आया जब दोनों विकर्ण और भुजा के बीच में संबंध, दोनों विकर्ण और भुजा के बीच में क्या संबंध होता है D1² प्लस D2² बराबर 4A²। ठीक है, देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे यदि सम चतुर्भुज में कोण A बराबर 60 डिग्री है, यदि एक सम चतुर्भुज में कोण A बराबर 60 डिग्री है, विकर्ण BD आपको दे के रखा 5 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है और इसका दूसरा विकर्ण क्या होगा, इसका दूसरा विकर्ण क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे A B C D क्या एक सम चतुर्भुज है, उसने बोला एंगल A कितना है 60 डिग्री, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। आपको पता है कि सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक है, तो हमने शुरू में त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, त्रिभुज में एक गुण पढ़ा था कि यदि त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है तो उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यदि त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है तो उसके सामने के कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो इन कोणों का मान कैसे निकालते, देखो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। 180 में से 60 दे के रखा है, 60 दे के रखा है तो 60 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 120। अब 120 को दो बराबर भागों में बांटना है क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या है बराबर है, तो इसको बराबर बांटना है मतलब 60 और 60 में बांटोगे तो मतलब ये वाला एंगल भी कितना हो गया 60 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल भी कितना हो गया 60 डिग्री। अब आपको पता है कि जब एक त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते, जब एक त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज की क्या खासियत होती है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। और आपको BD कितना दे के रखा है, आपको BD दे के रखा है 5 सेंटीमीटर, BD दे के रखा 5 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली भुजा भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। यदि आपको इस क्वेश्चन में पूछता है कि सम चतुर्भुज की भुजा क्या होगी तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि इसकी भुजा होगी 5 सेंटीमीटर, इसकी भुजा कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं उसने पहला क्या पूछा, उसने पहला पूछा क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो क्षेत्रफल निकालने के 3 तरीके देखे अपन ने। ठीक है, एक देखा था आधार इंटू ऊंचाई,
दूसरा, जब दो भुजा और उसके बीच का कोण दे के रखे तब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या फिर दोनों विकर्ण दे के रखे तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब आपको क्या क्या दे के रखा है, दो भुजा दे के रखा और उसके बीच का कोण दे के रखा है। तो दोनों भुजा और उसके बीच का कोण दे के रखे तो क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर साइन थीटा। तो ए स्क्वायर कितना होगा, मतलब 5 का स्क्वायर 25, और साइन थीटा मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे के रखी है 60 डिग्री, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो दैट इज ए 25 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। तो ये आपका पहले का आंसर होगा, ये आपके पहले का आंसर होगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट उसने पूछा, दूसरा विकर्ण मतलब D2 की वैल्यू पूछी। यदि इसको आप D1 मान लोगे तो आपसे D2 की वैल्यू पूछी। तो D2 को कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होता है 4a स्क्वायर, बराबर होता है 4a स्क्वायर। ठीक है, तो D1 की वैल्यू आपको दे के रखा है 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25। D2 आपको निकालना है 4a का स्क्वायर, a कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। तो इधर देखिए 25 प्लस डी स्क्वायर और 25 चौक 100, 100 में से 25 गया तो कितना आएगा 75। तो D2 का स्क्वायर कितना आएगा 75। यहाँ से यदि D2 की वैल्यू निकालोगे तो √75 कितना आएगा √75। तो यही क्या है आपका आंसर। इस √75 को फैक्टर करके भी निकाल सकते हो, जो फैक्टर बने उसको बाहर करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसका यदि फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, दैट इज 5√3। ठीक है, करके दिखा दिया मैंने, एक बार आप खुद करके देखना कि इसका फैक्टर कितना आता है, दैट इज 5√3। तो आप बड़ी सिंप्लीफाई तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो यदि आपको इसकी सारी बेसिक प्रॉपर्टी याद है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 150 सेंटीमीटर है, यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 150 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा, दूसरा विकर्ण क्या होगा। तो सबसे पहले आपको दोनों विकर्ण और भुजा के बीच का संबंध पता होना चाहिए। तो दोनों विकर्ण भुजा के बीच में क्या संबंध होता है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 4a स्क्वायर, बराबर कितना होता है 4a स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या दे के रखा है परिमाप, तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का परिमाप कितना होता है। समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4a, तो 4a बराबर कितना दे के रखा है 150। 4a बराबर कितना दे के रखा है आपको 150। यहाँ से यदि 2a की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 75। यहाँ से यदि 2a की वैल्यू निकालोगे तो 75। यहाँ से मैंने a की वैल्यू क्यों नहीं निकाला, क्योंकि a की वैल्यू निकालोगे तो ये आंसर काय में आएगा, पॉइंट में आएगा। 75 में यदि 2 का भाग दोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो मैंने यहाँ 2a निकाला। 2a किस लिए निकाला, देखिए कि मुझे दूसरा विकर्ण चाहिए। तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर है। तो 4a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को सिंपल कैलकुलेशन कैसे करते वो बता रहा हूँ। इस 4a को मैंने क्या लिख दिया 2a का होल स्क्वायर। तो इस कारण से आपको यहाँ पर तो बच गए आप कि यहाँ पर आपको पॉइंट में नहीं लाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। अब D1 कितना दे के रखा है आपको 25, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर प्लस D2 आपको निकालना है बराबर 2a, तो 2a का स्क्वायर मतलब 75 का स्क्वायर। तो अब आपके दिमाग में क्या चलता है कि 75 का भी स्क्वायर कर लूँ, 25 का स्क्वायर कर लूँ, फिर 75 के स्क्वायर में से 25 के स्क्वायर माइनस करके आंसर निकालो। तो इस कैलकुलेशन को और सिंप्लीफाई कैसे करते देखो, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, D2 का स्क्वायर बराबर 75 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। ठीक है, 75 का स्क्वायर माइनस 25 बराबर को उधर लेके जाओगे तो माइनस का। अब ये इस तरीके से दिख रहा है जैसे हमने बीजगणित में पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी और a माइनस बी, तो दैट इज प्लस a प्लस बी और a माइनस बी मतलब 75 माइनस 25। ठीक है, 75 प्लस 100 कितना हो 25 कितना होता है 100 और इंटू ये कितना हो गया 50। ठीक है, तो ये कितना हो गया D2 का स्क्वायर, तो D2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10√50। जब इसका रूट इसके ऊपर डालोगे तो ये कितना आएगा 100 रूट से बाहर आ जाएगा तो 10 आ जाएगा और 50 के ऊपर रूट डालोगे तो √50, दैट इज ए आंसर। ठीक है, तो आप देख पाए कितने सिंप्लीफाई तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि समचतुर्भुज के दो विकर्णों का योग m है, यदि समचतुर्भुज के दो विकर्णों का योग m है और उसका परिमाप कितना देके रखा है
2p, उसका परिमाप कितना दे के रखा है 2p, और आपसे क्या पूछा इसका क्षेत्रफल, आपसे क्या पूछा इसका क्षेत्रफल। तो आपको पता है जब विकर्ण दे के रखे तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, विकर्ण दे के रखे तो क्षेत्रफल होता है हाफ d1 d2, क्या होता है हाफ d1 d2, ठीक है। अब हाफ d1 d2 होता है, अब आपको दे के क्या रखा उसने, दोनों विकर्णों का योग, मतलब d1 प्लस d2 बराबर कितना दे के रखा है m, d1 प्लस d2 कितना दे के रखा है m दे के रखा है, और आपको क्या दे के रखा है परिमाप, परिमाप मतलब हमारे हिसाब से परिमाप कितना होता है 4a, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे के रखा है 2p, कितना दे के रखा है 2p, तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा 2a, तो 2a बराबर कितना होगा, इससे इसको काट दोगे तो 2 बार, तो 2a बराबर हो जाएगा p, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, उसने दे के रखा था दोनों विकर्णों का योग कितना है m, ठीक है, और उसका परिमाप दे के रखा था 2p, तो परिमाप ओरिजिनल में कितना होता है, परिमाप ओरिजिनल में कितना होता है 4a, तो 4a बराबर 2p, 4a बराबर 2p, 4a बराबर 2p, तो 2a बराबर कितना होगा p, 2a बराबर p होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करूँ, यहाँ पर आपको d1 d2 चाहिए, एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए d1 d2, और आपको देखे क्या रखा d1 प्लस d2, d1 प्लस d2, तो आप क्या करो इसमें दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, दोनों पक्षों में क्या कर दो वर्ग कर दो, तो d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर बराबर m स्क्वायर, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। अब ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर m स्क्वायर, बराबर m स्क्वायर, और आपको पता है कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर क्या होता है 4a का स्क्वायर, ठीक है। 4a को मैं क्या लिख सकता हूँ 2a का स्क्वायर, और 2a आपको कितना दे के रखा है p, 2a कितना दे के रखा है p, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, मतलब आप d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो p स्क्वायर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो p स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया p स्क्वायर प्लस 2d1 d2 बराबर m स्क्वायर, ठीक है। ये p को उधर ले जाओगे तो d1 d2 बराबर m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, अपॉन में 2 चाहिए, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है हाफ d1 d2, हाफ d1 d2। अब हाफ के लिए आप क्या करो, दोनों पक्षों में 4 का भाग लगा दो, हाफ के लिए क्या करो, दोनों पक्षों में 4 का भाग लगा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो एरिया बराबर क्या हो गया आपका, देखो यहाँ से आपको डायरेक्ट एरिया मिल गया, क्षेत्रफल मिल गया, d1 d2 बाई 2 बराबर कितना आ गया m स्क्वायर p स्क्वायर बाय 4, m स्क्वायर p स्क्वायर बाय 4, और यही क्या है आपका आंसर, और यही क्या है आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़ी सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़ी सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर m और 2p की जगह कुछ भी दे के रख सकता है, यहाँ पर m और 2p की जगह कुछ भी दे के रख सकता है। तो इस क्वेश्चन में को आप ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन को करा के m और 2p की जगह अलग अलग वैल्यू रख के भी इस क्वेश्चन को आप करके देखिए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यदि ये लेक्चर देख के आपको कुछ फ़ायदा मिले तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए।